नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एलटी ग्रेड के लिए। और इसमें जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने करा दिए हैं 8 प्रैक्टिस सेट। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले जो सभी प्रैक्टिस सेट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे प्रैक्टिस सेट बढ़िया लेवल के हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अर्थ व्यक्त करने वाली जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी शब्द। ठीक है, अगर आप ध्वनि की बात करेंगे तो उसमें आपका ए या कै इस तरह से अगर आप मानेंगे तो उनसे जो है कुछ भी जो है नहीं बनता। जैसे कै से कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, और जब कै मैं ले जब तीन यहाँ पर एक शब्द बन जाएगा तब इसका जो है मतलब निकल कर आएगा। ठीक है, आप सिंगल लिख देंगे है ना, तो उसका जो है कोई भी मतलब निकल कर नहीं आता है। तो इस तरह से वर्ण का भी कुछ नहीं आएगा, ध्वनि से भी कुछ नहीं बनेगा, और वाक्य तो ये जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो शब्द ही जो है एक अर्थ व्यक्त करने की एक सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वाक्य की बात करेंगे तो वाक्य हो जाती है बड़ी इकाई। वाक्य कैसी इकाई है? वाक्य है आपकी बड़ी इकाई। ठीक है, तो शब्द है जो सबसे छोटी इकाई है अर्थ व्यक्त करने की। अर्थ व्यक्त करने का मतलब है जैसे आप लिख दो जल, ठीक है, तो एक शब्द बन गया है और इसका अर्थ भी निकल रहा है जल का। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या है? संस्कृत में पूछा गया है, सही अनुवाद आपको बताना है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है, तो यहाँ पर जो आपका संस्कृत में बनेगा वो बन जाएगा शिशु मोदकाय रोदती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बन गया है? शिशु मोदकाय रोदती, ये बन जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना है जो यहाँ पर महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य में आपकी जैसे कुमार संभव है, ये तो आपका महाकाव्य है। शिशुपाल वध है, ये भी महाकाव्य है। और एक आपका किरातु अर्जुनियम है, ये भी आपका महाकाव्य है। लेकिन महाकाव्य जो नहीं है वो बन जाता है यहाँ पर पर्सन राघव। ठीक है, जो पर्सन राघव है ये एक महाकाव्य नहीं है। और ये क्या है? तो ये एक नाटक है। अब ये नाटक है तो ये किसके द्वारा लिखा गया, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आपका जयदेव के द्वारा। ठीक है, किसका है? जयदेव का एक नाटक हो जाता है। और बाकी इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कुमार संभव है, कुमार संभव किसकी है? तो कुमार संभव हो जाती है आपकी कालिदास की। ठीक है, शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध की है तो शिशुपाल वध है आपकी माघ की। किरार तुर्जेनियम है, ये आपकी हो जाती है भारवी की। ठीक है, इनसे भी आपके क्वेश्चन जो है इसी तरह के बनते हैं। इसके बाद डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो जो डेस्क के लिए समाचारों की जो आपूर्ति करेगा वो करेगा रिपोर्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, सही का आपको चयन करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो नई जमीन तोड़ना का मतलब होता है एक अनूठा प्रयोग करना। ठीक है, नई जमीन तोड़ना एक अनूठा प्रयोग करना, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, ओरस कहा जाएगा। जो अपनी पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र होता है उसको कहा जाता है ओरस। ठीक है, सहोदर कहा जाता है जब एक ही माता से उत्पन्न हुआ जो 2 संतानें होती है सहोदर, उनको कहा जाता है सहोदर। तो एक बचता है यहाँ पर आपका अन्योदर, इसको कहा जाएगा। ये वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसको कहा जाता है अन्योदर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो उद्देश्य के अंतर्गत क्या नहीं आता है? वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत क्रिया भी आती है, एक आपका कर्ता का विस्तार भी आ जाएगा और कर्ता भी आ जाएगा, लेकिन कर्म को जो है इसमें नहीं रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। वाक्य संश्लेषण की बात हो रही है, ये जो वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्म को नहीं रखा गया है। क्या तुम खा रहे हो वाक्य है,
ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? क्या तुम खा रहे हो? तो ये जो वाक्य हो जाएगा निषेधवाचक, जहां पर नहीं शब्द का इस्तेमाल हो, ठीक है, मना करने की बात हो रही वहां निषेधवाचक हो जाता है। जब किसी से कुछ पूछा जाए वहां प्रश्नवाचक हो जाता है। जब किसी को कुछ आज्ञा दी जाए वहां पर आज्ञावाचक हो जाता है। तुम क्या तुम खा रहे हो? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसमें, ठीक है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। और ये पूछ रहा है कि क्या तुम खा रहे हो, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका प्रश्नवाचक। विस्मयवाचक जो होता है, जहाँ आपका इस तरह का साइन लग जाए तो वो हो जाता है आपका विस्मयवाचक। ठीक है, तो सारे हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध माना जाएगा? तो अशुद्ध जो माना जाएगा, जैसे दाई है, दाई जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, दाई, दाई ऐसे नहीं लिखा जाएगा। दाई के लिए आपका बन जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बनता है आपका यहाँ पर दाई। स्वयं तो ऐसे लिखा जाएगा, मेहंदी ऐसे लिखा जाएगा, और प्रारंभ भी ऐसे लिखा जाएगा। आपसे पूछा गया अशुद्ध, तो अशुद्ध केवल यहाँ पर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंह शब्द का पर्यायवाची है, जो सिंह है उसका पर्यायवाची क्या है? तो सिंह का जो पर्यायवाची बनेगा उसमें आपका आ जाता है, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर शार्दूल। ठीक है, अगर इसके और भी पर्यायवाची देखने तो उसमें आपके आ जाते हैं, जैसे एक आ जाता है आपका केहरी, केहरी के अलावा आ जाता है वनराज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो है मृगारी कई बार पूछा गया है, मृगारी भी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है जैसे व्याघ्र, इसी को कहा जाता है व्याघ्र। ठीक, और शेर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, और भी इसी तरह के बहुत सारे हैं। ठीक, तो ये सब इसके आ जाता है। तो ये सभी जो है आपके सिंह के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, और यहाँ पूछा गया पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। कौन से हैं जो पत्थर के पर्यायवाची नहीं है? तो सबसे पहले यहाँ पर पत्थर के पर्यायवाची में उपल भी आता है और पाहन भी आता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो आते हैं, पाषाण उपल ये भी आते हैं। ठीक है, और पाषाण प्रस्तर ये भी पत्थर के हैं। लेकिन शिलाखंड और पहाड़ ये जो है आपके पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, शिलाखंड पहाड़ ये पत्थर के पर्यायवाची नहीं माने जाएंगे। तो ये किसके माने जाएंगे? जो पहाड़ है, पहाड़ होता है आपका पर्वत का पर्यायवाची। ठीक है, किसका हो जाएगा? पर्वत का हो जाएगा। आपसे पूछा गया पत्थर का नहीं है, तो ये ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शिलाखंड और पहाड़ ये जो है पर्वत के पर्यायवाची माने जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अर्थ नो का है? कौन सा एक अर्थ नो का है? तो नो का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर तरनी। इसका मतलब होता है यहाँ पर नो का। ठीक है, और नो के अगर और पर्यायवाची देखने उसमें आपके जैसे नाव है, एक आपका डोंगी इसी को कहा जाता है। ठीक है, पतंग भी इसी को कहा जाएगा, या जैसे जलियान भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और बेड़ा भी कई बार आपको देखने को मिलेगा, बेड़ा। ठीक है, ये भी सभी जो है इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी जो है इनके हो जाते हैं। और यहाँ पर जो तरुण है, तरुण का जो पर्यायवाची बनता है वो बनता है युवा। ठीक है, तरुण का पर्यायवाची युवा बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीव में उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले लगने वाले को उपसर्ग कहा जाता है। तो इसमें देखना है आपको कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सबसे पहले अतीव को तोड़ेंगे, तो अतीव को जब तोड़ेंगे तो यहां पर बनेगा आपका अति प्लस ईव। ठीक है, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग यहाँ पर दिखाया गया है। और अति ये वाला किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका ये वाला अति। ठीक है,
और इसके अति से और भी बनेंगे, जैसे अत्यधिक है, अत्याचार है, अतीन्द्रिय है। तो ये सब किससे, ये अति से ही जो है अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। रातों रात शब्द में समास है, रातों रात में समास है। तो रातों रात में जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित युग्मों में एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। समास की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, तो भरपेट, ये तो अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, गलत आपसे यहां पर पूछा गया है। एक आपका रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, दाल रोटी, ये द्वंद्व हो जाएगा। चाल चलन, चाल चलन में आपका जो है विभाव नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता है। चाल चलन में कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा चाल व चलन। तो इस तरह से यहां पर बनेगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहां पर द्वंद्व समास। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी है जो प्रेरणार्थक। सबसे पहले आपको ये होना पता होना चाहिए कि प्रेरणार्थक कहा किसको जाता है। तो प्रेरणार्थक जो क्रिया है वो कहा जाता है जब दूसरे से जो है दूसरे को जो है हम कुछ काम करा रहे हैं तो उसको कहा जाता है प्रेरणार्थक। तो इसमें उठना तो खुद उठेंगे ये नहीं होगा, पढ़ना भी खुद पढ़ेंगे, गिरना भी खुद गिरेंगे, लेकिन सुनाना ये जो है आपका हो जाता है जब अपने आप काम नहीं करना है और अपनी प्रेरणा से जो है एक काम कराना है। ठीक है, अपनी प्रेरणा से जो है काम को संपन्न करना यानी कि सुनाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा वो कही जाती है बोली। ठीक है, ये होती है बोली को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ठीक है, जैसे आपका भोजपुरी, मैथिली, बघेली, ब्रज, अवधी, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है बोली मानी जाती है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं टोटल 125 क्वेश्चन। ठीक है, 125 क्वेश्चन का जो है ये प्रैक्टिस सेट है हमारा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, कि सारी ही नारी है कि नारी की सारी है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अलंकार से काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके, और इसका जो अलंकार हो जाएगा तो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संदेह की बात हो रही है। ठीक है, तो संदेह का मतलब हो जाता है संदेह जो है अलंकार यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब किसी पंक्ति में संदेह हो तो वहां पर जो है संदेह अलंकार ही माना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। मात्रिक छंदों में जो मात्रा है वो कितने प्रकार की होती है। तो मात्रिक छंदों में जो मात्रा है वो होती है दो प्रकार की। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो उसमें होता है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मात्रा होती है, और एक होती है वहां पर दीर्घ मात्रा। ठीक है, तो दो प्रकार की जो है मात्रा देखने को मिल जाएगी मात्रिक छंद में। और मात्रिक छंद कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मात्रिक छंद में आपके दोहा, सोठा, चौपाई, बरवे, रोला, उल्लाला, कुंडलिया, छप्पे, ये सभी आपके जो है मात्रिक छंद ही माने जाते हैं। ठीक है, रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामी में सोए, छाने बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। तो यहाँ पर जो है इस काव्य पंक्तियों में किस छंद में ये जो है बात कही गई है, कौन सा छंद है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाता है ये हो जाता है कुंडलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और कुंडलिया जो है इसमें जो है 6 चरण जो है होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कुंडलिया है ये क्या है, तो ये हो जाता है एक कुंडलिया हो जाता है एक विषम मात्रिक छंद। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक विषम मात्रिक छंद माना जाता है आपका कुंडलिया। ठीक है, और इसमें जो है 6 चरण होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
6 चरण इसमें होते हैं। क्रोचे कैसे दार्शनिक है? जो क्रोचे हैं वो कैसे दार्शनिक है? तो क्रोचे हैं वो किस तरह के दार्शनिक माने जाते हैं? तो क्रोचे माने जाते हैं ये आत्मवादी। ठीक है, कैसे माने जाएंगे? आत्मवादी जो है एक दार्शनिक माने जाएंगे। नव वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रम से लिए गए हैं। तो क्या लिए गए हैं यहां से? तो यहां से लिए गए हैं सबसे पहले पाठ्य, अभिनय, गान और रस। ठीक है, तो ये ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो पाठ्य लिया गया है आपका ऋग्वेद से, अभिनय लिया गया है यजुर्वेद से, जो गान है, संगीत है, वो सामवेद से, और जो रस है वो अथर्ववेद से लिए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है इसमें, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? इसके बिना कौन सा अलंकार संभव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर, आपसे पूछा गया उपयुक्त जो मान्यता किसकी है, तो ये मान्यता हो जाती है भामे की। ठीक है, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का जो साधारणीकरण किया है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ठीक है, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता है? जो भारत बंधु पत्रिका का है उसका संपादन कौन करता है? भारत बंधु पत्रिका का संपादन तो ये करते हैं तोताराम। ठीक है, कौन करेंगे? तोताराम करेंगे भारत बंधु पत्रिका का संपादन। ठीक है, अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो ये हो जाती है 1876। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुई है? ये हुई है अलीगढ़ से प्रकाशित। ठीक, बस यही आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर, एक बूंद सहसा उछली किस जो है रचना की विद्या है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, डायरी है, या यात्रा वृत्तांत है? एक बूंद सहसा उछली तो ये माना जाता है कि यात्रा वृत्तांत। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली ये जो है एक यात्रा वृत्तांत है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अज्ञे के द्वारा। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है, इसके जो लेखक माने जाएंगे वो माने जाएंगे विवेकी राय। ठीक है, कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विवेकी राय। बी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विद्या सर्वजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी आलोचना। ये जो है सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आएगी, जबकि कविता, कहानी और निबंध ये सभी क्या है? तो ये सभी आ जाती हैं जो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? कौन सा प्रकार है जो समालोचना का नहीं है? तो समालोचना का नहीं है उसमें हो जाते हैं आलोचनात्मक आलोचना। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जो सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के जो है लेखक पूछे गए हैं। तो इसके जो लेखक माने जाते हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, ये लिखी गई है जो सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ है उसके जो लेखक हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। प्रगतिवाद किसकी कृति है? जो प्रगतिवाद है वो किसकी कृति है? तो प्रगतिवाद हो जाती है आपकी शिवदान सिंह चौहान की। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं। जो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक तो ये माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है।
कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है ये हो जाता है आपका रामचंद्र शुक्ल का। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल से। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? कहानी नई कहानी जो पुस्तक है वो लिखी गई है नामवर सिंह के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में। निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? कौन है जिन्होंने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो तुलसी को श्रेष्ठ कवि मानने वाले हो जाते हैं आपके राम विलास शर्मा। ठीक है, इन्होंने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्द न रुकती। यह कथन किसका है? कथन से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षा में। तो ये जो कथन माना जाएगा ये माना जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अभी हमने बताया था सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं रामचंद्र शुक्ल से। इनको तो आपको अलग से भी पढ़ लेना है। साहित्येतर विषयों पर निबंध की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? जो साहित्येतर विषय होते हैं उनके बारे में जो निबंध की रचना करने वाले जो है वो माने जाते हैं आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इनकी राम वृक्ष बेनीपुरी की जो कई रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जाती है, तो सबसे पहले इनकी रचना पूछी जाती है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपकी चीता के फूल। चीता के फूल कई बार पूछी गई है। इसके अलावा एक और है इसकी जो पूछी जाती है वो है गेहूं और गुलाब। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल बनती है। ठीक है, बाकी तो और भी है, कैदी की पत्नी है तो वो जो है इतनी नहीं पूछी जाती, दो ज्यादा पूछी जाती है। यात्रा के लिए निकलती रही है, यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किस निबंधकार का है? ये जो कथन है ये किस निबंधकार का है? तो ये हो जाता है आपका पंडित रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, और जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये आलोचक समीक्षक जो है माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आलोचक भी माने जाते हैं, आलोचना करते थे, और ये जो है समीक्षा करते, तो इसलिए समीक्षक भी इनको कहा जाता है। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? कविता क्या है तो इसके अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर नाद सौंदर्य। ठीक है, नाद सौंदर्य से जो है कविता की आयु बढ़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनेगा, निम्नलिखित में कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था वो कौन है? तो ये हो जाते हैं जैनेन्द्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका सी, बिल्कुल करेक्ट। जैनेन्द्र की कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं तो इनमें आपकी बनेगी, जैसे एक पूछी जाती है इसमें नीलम देश की राजकन्या। ठीक है, नीलम देश की राजकन्या ये जो है परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, इसकी एक और है जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है फांसी। ठीक है, ये भी कई बार पूछी गई है। और एक और पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी आपकी दो चिड़िया। कितनी चिड़िया? दो चिड़िया। ठीक है, तो यही जो है आपसे पूछी जाती है। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? किस कहानी का जो है ये अंश माना जाएगा? तो ये माना जाएगा गुल्ली डंडा का। ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, किसका हो जाएगा? गुल्ली डंडा का हो जाएगा। और जो गुल्ली डंडा है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है गुल्ली डंडा की ये कहानी मानी जाती है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? कसाई बाड़ा के लेखक, कसाई बाड़ा के जो लेखक है वो हो जाते हैं शिवमूर्ति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कसाई बाड़ा की। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? कौन सी कृति है जो प्रतिबंधित रही है?
तो प्रतिबंधित रही है यहाँ पर चिंगारियां। ठीक है, चिंगारी कब आई थी? ये आई थी आपकी 1925 में। और ये किसकी है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। तो ये है आपका पांडे बेचैन शर्मा। ठीक है, इनको उग्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्र भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बनेगा, विचित्र जीवन था इनका, घर में दो चार बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? ये जो है किस कहानी से लिया गया है? तो ये लिया गया है कफन से। ठीक है, कफन किसकी है? इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाती है आपकी मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। और जो कफन कहानी है, इसके जो इसमें प्रमुख पात्र हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन से पात्र हो जाते हैं इसमें? तो एक तो घीसू हो जाता है इसमें। ठीक है, पात्र पूछ लिए जाते हैं। और एक इसमें हो जाता है माधव। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा जो माधव है ये किस कहानी में है, तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? किस कहानी में मिल जाएगी? यह पूछा गया है उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो ये मिलती है उदय प्रकाश की कहानी वॉरेन हेस्टिंग का सांड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये लिया गया है आपका उसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और ये जो कहानी है उसने कहा था ये किसकी है? तो ये जो कहानी है ये हो जाती है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कहानी, इसको जो है मार्क करेंगे, ये जो है कहानी आपसे पूछी जाती है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता, रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनकी जो कहानियों की प्रमुख विशेषता वो है ग्रामीण जीवन की सरसता। ठीक है, क्या हो जाएगी? ग्रामीण जीवन की सरसता जो है हो जाएगी। और फणीश्वर नाथ रेणु की जो है कुछ कहानी है जो आपसे पूछी जाती हैं, जिनमें आपकी जैसे ठुमरी है, आदिम रात्रि का महक है, अग्निखोर है, ये ऐसी हैं जो आपसे पूछ ली जाती है। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का आदमी, तो मलबे का जो आदमी है वो हो जाता है आपका भारत पाक विभाजन पर आधारित। ठीक है, मलबे का आदमी। अब ये जो मलबे का आदमी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलबे का जो आदमी है ये लिखी गई है आपकी मोहन राकेश की। किसकी रचना है? ये रचना है आपकी मोहन राकेश की। ठीक है, मोहन राकेश के द्वारा और लिखी गई है, जैसे जानवर और जो है जानवर लिखी गई है, और एक आपकी फौलाद का आकाश लिखी गई है। तो ये इससे ज्यादा जो है यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं रहा है? तो किसान जीवन से जो संबंधित नहीं है उसमें हो जाता है आपका कायाकल्प, और बाकी सब ये सभी जो है आपके किसान से संबंधित हो जाएंगे। इला चंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पक्षी को किस श्रेणी में रखा जाता है? जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जाता है? जहाज का पंछी, तो जहाज का पंछी को रखा जाता है ये आपका आत्मकथानक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। तो गोदान में जो ये कथन कहा है ये किसने कहा है? तो ये तो बात सही है कि गोदान में कहा है, क्योंकि यहाँ पर गोदान आ गया है। ठीक है, लेकिन ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका धनिया ने। ठीक है, ये किसने कहा है? ये धनिया ने कहा है। और ये जब होरी की मृत्यु हो जाती है उस समय जो है कहा गया था। ठीक है, और गोदान के जो पात्र आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसमें आपके जैसे होरी है, एक आपका धनिया ये है ही, और एक आपका
उसमें था गोबर, एक पूछा जाता है आपका झुनिया, ये सभी जो है गोदान के पात्र हैं। एक है इसमें भोला, राय साहब, ठीक है। इसके अलावा मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंद, ये सब जो है गोदान के पात्र माने जाते हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबसी अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है, ये जो विशेष धारा ये हो जाती है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद की, ठीक है। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जो अमरकांत है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जो अमरकांत हो जाता है ये हो जाता है आपका कर्म भूमि का, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। किसका हो जाएगा? ये हो जाता है आपका अमरकांत प्रेमचंद के कर्म भूमि का पात्र माना जाता है। पात्रों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपकी कृतियां दी गई, एक तरफ आपके जो है लेखक दिए गए हैं। कौन सा किससे संबंधित है देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारी हो जाती है चित्रलेखा, तो चित्रलेखा किसकी है? चित्रलेखा हो जाएगी हमारी भगवती चरण शर्मा की। कब तक पुकारूं, ये हो जाती है हमारी रांगे राघव की। परती परिकथा, परती परिकथा है ये फणीश्वर नाथ रेणु की। एक हो जाती है मानव का हंस, तो मानव का जो हंस है ये बनती है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनता है ए का दो, ए का दो आपका दो ऑप्शन में दिया गया है। फिर बनता है बी का तीन आ जाएगा, बी का तीन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब ये जो अमृतलाल नागर है इनकी एक जो है कृति है, और वो कृति है इनकी बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये हो जाती है अमृतलाल नागर की फेमस कृति जो पूछी जाती है। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? दलित वर्ग का चित्रण किया गया है प्रेमचंद के किस उपन्यास में? तो ये किया गया है कर्म भूमि में। कौन सी हो जाती है? कर्म भूमि उपन्यास में ये जो है दलित वर्ग का चित्रण किया गया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? इतिहास इस बात का गवाह है, ये जो लिया गया है ये लिया गया है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा से। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा है किसकी है ये हमने अभी बताया आपको। ये हो जाती है आपकी, ये हो जाता है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है ये हो जाता है उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन, तो परीक्षा गुरु का जो प्रथम जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ आपका 1882 में। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो परीक्षा गुरु है ये हिंदी का पहला उपन्यास भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो माना जाता है परीक्षा गुरु। और ये जो परीक्षा गुरु है किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ये लिखा गया आपका लाला श्रीनिवास दास के द्वारा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यदि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे और तुम्हारे बिना सब निर्मल है, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दूरदर्शन नाटक में भारत दुर्दैव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा था? तो ये कहा गया था अंधकार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत दुर्दैव ने अंधकार को हिंदुस्तान जाने के लिए कहा था। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशिष्टता थी, तो ये हो जाती है इनकी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, ठीक है। ये हो जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक बड़ी विशिष्टता। निम्नलिखित में कौन सी रचना एकांकी है? कौन सी रचना है जो एकांकी है? तो एकांकी मानी जाती है नदी प्यासी थी, ठीक है। ये जो है एक एकांकी है।
नदी प्यासी थी किसकी है, तो ये हो जाती है धर्मवीर भारती की। किसकी हो जाती है, धर्मवीर भारती की। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक से लिया गया है, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, तो उनके किस नाटक से लिया गया है, तो ये लिया गया है ध्रुव स्वामिनी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 62 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। टोटल 120 से 125 क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो कार्यवस्था के जो अंतर्गत नहीं आता है उसमें प्रयत्न आता है, फलागम आता है और प्रत्यास्थता, लेकिन जो उत्पाद है ये जो है कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो कार्यावस्था है ये बताई गई है 5 प्रकार की। 5 में आपके 3 तो ये हो गए, प्रयत्न, फलागम और प्रत्याशा। 2 और हो जाने चाहिए आपके, तो 2 में आपके आ जाता है, एक तो आती है इसमें आपकी आ जाएगी नियताप्ति। क्या आ जाएगी, नियताप्ति, ठीक है, ये हो जाती है 4 नंबर। और एक 5 नंबर की बात करेंगे तो वो आ जाता है फलागम तो है ही, प्रारंभ एक आ जाएगा आपका प्रारंभ, ठीक है, तो इस तरह से 5 नंबर की 5 तरह की जो है कार्यावस्था होती है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नामक कृति की विद्या है। जो डॉक्टर नामक कृति है उसकी विद्या कौन सी हो जाएगी, नाटक है, कहानी है, गीति परक है, प्रहसन है, तो ये माना जाता है आपका एक तरह का नाटक, ठीक है। किसका द्वारा लिखा गया है, जो नाटक है डॉक्टर नामक जो नाटक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका विष्णु प्रभाकर के द्वारा। कौन हो जाते हैं, विष्णु प्रभाकर हो जाते हैं जिनके द्वारा ये लिखा गया है। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है, अंधा युग, अंधा युग किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका धर्मवीर भारती के द्वारा, ठीक है, कौन है, धर्मवीर भारती, ठीक। और यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्थसत्र और गांधारी का साथ, ठीक है, इस नाटक के जो है शीर्षकों का एक अनुक्रम माना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है। सिंदूर की होली जो नाटक के रचयिता हैं वो हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र हैं, कल्पित पात्र कौन माने गए हैं, तो जो कल्पित पात्र माने गए हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा स्कंदगुप्त में, तो वो माने जाते हैं प्रपंच बुद्धि, प्रपंच बुद्धि, ठीक है, ये माने जाते हैं कल्पित। और ये जो स्कंदगुप्त नाटक आया था इनका, यह आया था आपका 1928 में, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया था, मोहन राकेश का यह अधूरा नाटक है पैर तले की जमीन, और ये किसने पूरा किया था, तो ये पूरा किया है कमलेश्वर ने, बी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मोहन राकेश का एक निबंध है जो कई बार पूछा जाता है और वो है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का दिन, ठीक है, ये जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आषाढ़ का एक दिन। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, जो आधुनिक हिंदी गद्य है उसके जनक ये माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आत्मजयी के लेखक कौन है, आत्मजयी के लेखक, तो आत्मजयी के जो लेखक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कुंवर नारायण, ठीक है, किसके हैं, ये है आपके आत्मजयी के लेखक। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पले, यहाँ निर्मोक से क्या अभिप्राय, ये जो निर्मोक है इसका क्या अभिप्राय है, निर्मोक का आपको बताना है अर्थ, तो निर्मोक का जो अर्थ है वह सांप के शरीर पर लिपटी हुई कैंचली, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका बनता है नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, नई कविता से कौन सा जो है क्वेश्चन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो यहाँ पर हो जाता है यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है, ऐसा नहीं है,
ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। बाकी सभी आपके जो है करेक्ट हो जाते हैं। नई कविता विवेक विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। वर्जना और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर भी रही है, और ये कविता यथार्थ जीवन को एक साथ वहन करते मुक्त क्षणों के दायित्व की प्रति अग्रहशील भी है। ठीक है, लेकिन डी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा, ये जो है सही नहीं है। रूपा रूपांबरा किसकी रचना है? जो रूपांबरा है ये किसकी रचना है? ये रचना मानी जाती है अज्ञे की। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तीसरे सप्तक में जो कवि शामिल नहीं है तो उसमें आ जाते हैं आपके मुक्तिबोध, ये जो है शामिल नहीं है। जो तीसरा सप्तक है, तार सप्तक है, कब आया था? तो तीसरा जो तार सप्तक है ये आया आपका 1959। ठीक है, 1959 में आ जाता है तीसरा तार सप्तक। कवि कौन कौन से? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, केती चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ये सभी जो है इसके हो जाते हैं कवि, लेकिन मुक्तिबोध जो है इसमें नहीं है। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है? किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है? 74 नंबर का एक क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है हरी घास पर क्षण भर। डी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है कविता? तो ये लिखी गई है आपकी अज्ञे के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए जो जो कहानियां हैं, कविताएं हैं, उपन्यास किस किस के द्वारा लिखे गए हैं। निम्नलिखित में किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है, तो ये माना जाता है केदारनाथ सिंह को। ठीक है, इनको मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है, और इन्हीं को जो है 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, 2013 में। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये हो जाती है धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था। ठीक है, ये हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये जो है इनकी प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है। थोड़ा स्पीड से हम चल रहे हैं क्योंकि जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर कराने हैं, और आपका समय भी कीमती है, तो उसको भी हम जो है वेस्ट नहीं करेंगे। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? कौन सी है रचना जो नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं है? तो नागार्जुन के द्वारा हो जाती है पासानी हो जाएगी, चंदना हो जाएगी, और रविंद्र के पति हो जाएगी। लेकिन कला और बूढ़ा चांद जो है वो आपकी नहीं है नागार्जुन की। ये कला और बूढ़ा चांद ये हो जाती है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी हो जाएगी? सुमित्रा नंदन पंत की जो है ये कृति मानी जाती है, कला और बूढ़ा चांद। कई बार जो है परीक्षा में पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट मार्क आप इसको कर सकते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? जो प्रगतिशील लेखक संघ है वो किस स्तर की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्तर की जो संस्था मानी जाती है, ये मानी जाती है आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था, यानी कि बी आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और इनकी अगर जो प्रगतिशील जो लेखक है इनकी अगर संघ की बात करेंगे, इनकी जो स्थापना की बात करेंगे, इनकी स्थापना हो जाती है 1935 में। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? हिंदी में सानेट का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया है? तो हिंदी में सानेट का जो प्रयोग किया है वो किया है त्रिलोचन शास्त्री ने। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? कौन सी है जो नागार्जुन की रचना नहीं है? तो नागार्जुन की जो रचना नहीं है इसमें हो जाती है आपकी हजार हजार बाहों वाली, ये नागार्जुन की है। पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी नागार्जुन की है। ठीक है, एक खिचड़ी विप्ल देखा हमने, ये भी जो है हो जाती है नागार्जुन की। लेकिन फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये आपकी नहीं है। किसकी? नागार्जुन की। ठीक है, ये किसकी है? तो ये हो जाती है आपकी केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, ये हो जाती है इनकी कृति, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अनिमा किसकी रचना है?
जो अनिमा है वो किसकी रचना है? तो अनिमा हो जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, कई क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, जिसमें आपके इनकी जो रचनाएं हैं उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ठीक है, ये सब जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम की शक्ति पूजा, ठीक है, यह आई है आपको 1936 में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये राम की जो शक्ति पूजा है ये कविता प्रारंभ किससे होता है? तो इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है आपका रावण राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी लिखी गई है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक, ये आपको याद रखना है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार है उसने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा। ठीक है, इनकी कविताओं में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण और अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं जो है इन्होंने की हैं, तो ये महादेवी वर्मा हो जाती है। महादेवी वर्मा की कई सारी कृतियां जो पूछी जाती है, जैसे निहार है, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत भी पूछी गई है, यामा पूछी गई है, दीप शिखा पूछी गई है, तो ये सब हो जाती है महादेवी वर्मा की। काम मंगल से मंडित सिरे, सर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। तो ये जो पंक्तियां हैं ये ली गई है कामायनी से। ठीक है, कामायनी किसकी है? तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की। किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की। और किस वर्ग की जो है ये? वासना है, श्रद्धा है, काम है, लज्जा है, तो ये मानी जाती है आपकी श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा वर्ग की ये मानी जाती है कामायनी। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास की बात हो रही है, तो ये हुआ है आपका मुकुटधर पांडे के जो है प्रकृति के। तो मुकुटधर पांडे की जो रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास जो है प्रकट हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है? सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है परिवर्तन में। तो ये जो प्रकाशित हुई है ये प्रकाशित हुई है आपकी पल्लव। ठीक है, पल्लव किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, तो ये जो है परिवर्तन उनके जो काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी पल्लव। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? भारतीय आत्मा, तो भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसने कहा है? ये जो कथन है ये कहा गया है आपका जामवान के द्वारा। बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। द्विवेदी युग नामकरण किया गया था। जो द्विवेदी युग है वो नामकरण किया गया है। तो ये जो नामकरण किया है ये क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, इनके नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? कवि सम्राट की उपाधि, तो कवि सम्राट की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है अयोध्या सिंह हरियोध को। डी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो कौन हो जाते हैं? तो इनके जो रचयिता हैं वो माने जाएंगे यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनसे काफी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता,
तो ये माने जाते हैं गुरु भक्त सिंह। ठीक है, सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। कुतुबन के जो रचयिता हैं, कुतुबन के द्वारा लिखी गई है आपकी मृगावती। ठीक है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं, जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। तो ये वह रस कौन सा उदाहरण है जो रीति काल में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका श्रृंगार रस। ठीक है, डी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? तो ये माना है चिंतामणि को। शी हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने की है? किसके द्वारा की गई है रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना? तो ये की गई है नागरीदास के द्वारा। ठीक है, सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। काव्य रसायन की रचयिता कौन है? काव्य रसायन के रचयिता तो ये माने जाते हैं देव। ठीक है, काव्य रसायन के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं देव। निम्नलिखित में एक राम भक्त कवि है। राम भक्त कवि, तो जो राम भक्त कवि यहां पर हो जाएंगे उनमें आ जाते हैं नावादास। ये कौन है? ये हो जाते हैं आपके राम भक्त कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रामचरितमानस की भाषा तो वो हो जाती है अवधी। ठीक है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, ये भी बन जाता है क्वेश्चन। को नृप होई हम ही नहानी, छेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये जो पंक्तियां कही गई हैं ये कही गई है आपकी मंत्रा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बावरो रावरो नहा भवानी, दानी बड़ो दिन देत दे बिनु, वेद बड़ाई भानी। ये जो पंक्तियां हैं किसके द्वारा संबोधन कल्पना की गई है? किसे संबोधन की कल्पना यहां पर की गई है? तो ये की गई है ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। ठीक है, यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। ये जो कथन है किसका है? ये कथन है, ये कथन हो जाता है आपका जॉर्ज क्रिएशन का। सी हो जाता है आपका यहां पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये जो पात्र हैं उनकी रचनाओं के साथ जो है इसको सुमेलित करना है। तो इसका जो यहाँ पर सुमेलित करेंगे और वो करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हो जाती है मैना। मैना जो है किसकी हो जाएगी? तो मैना हो जाएगी यहाँ पर आपकी चंदायन की। ठीक है, जो ऋतुवर्ण है, ऋतुवर्ण हो जाती है आपकी सत्यवती कथा की। रुक्मणी की बात करेंगे, रुक्मणी हो जाती है आपकी मृगावती से संबंधित। राघव चेतन है, ये हो जाती है आपकी पद्मावती से संबंधित। तो इस तरह से आपका ए का 2 हो जाएगा और ए का 2 दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में। बी का आपका 3 हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा और डी का हमारा 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा तो ये मानी जाती है अवधी भाषा। ठीक है, जो सूफी प्रेम आख्यानक थे उनकी रचनाओं की भाषा अवधी मानी गई है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जो हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो ये हो जाते हैं नूर मोहम्मद। डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, उसी तरह से आपको जो है उनका जो है कूट से जो है सही उत्तर का आपको लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो उस्मान है इनकी जो रचना है, तो उस्मान की रचना हो जाती है आपकी चित्रावली। नूर मोहम्मद की रचना हो जाती है अनुराग बांसुरी। कुतुबन की तो आप सभी जानते हैं मृगावती हो जाती है। और
कासिम शाह की हो जाती है आपकी हंसज वाहिर। ठीक है, हंस जवाहिर हो जाती है। इस तरह से आपका बन जाता है। ए का आपका 4 बनेगा और ए का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बी का 1 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है और ये बनता है हमारा, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कथन है ये कहा गया है आपका कबीर के द्वारा। सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, दुल्हन गावे मंगलवार हम घरी आए हो, राजा राम भरता। कबीर का ये जो पद है ये किस राग में है? राग यहाँ पर 4 दिए गए हैं, राग भैरवी, बसंत, राग गौड़ी और राग मल्हार। तो ये जो है किसका हो जाता है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है यहाँ पर राग घोड़ी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये किसका है? तो ये हो जाता है आपका कबीरदास का पद। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? जो सहजोबाई है ये किस रचना की हो जाती है? तो जो सहजोबाई है वो मानी जाती है ज्ञान आश्रयी शाखा की संत कवि मानी जाती है सहजोबाई। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किस रचना की है? जो भक्ति की विवेक है ये किस रचना की है? तो भक्ति विवेक मानी जाती है ये मलुकदास की। ठीक है, ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये जो कथन है ये हो जाता है आपका मलुकदास का। ठीक है, डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? नामदेव का संबंध, तो जो नामदेव का संबंध है वो हो जाता है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाता है। और ये जो माने जाते हैं ये माने जाते हैं आपके भक्ति साहित्य के परंपरा के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। ठीक है, और पेशे से अगर बात करी जाए जो नामदेव है ये जो है दर्जी थे। क्या थे? तो ये थे दर्जी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दुर्गा सप्तमी का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दुर्गा सप्तदशी का चंडी चरित्र के नाम से जो हिंदी में अनुवाद किया था वो किया था गोविंद सिंह ने। किसने किया है? गोविंद सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? मध्यकालीन संत काव्य पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? तो ये जो नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है जैन साहित्य का, बाकी नाथ साहित्य का भी पढ़ा है, अद्वैत दर्शन का भी हो जाता है और उपनिषद का भी जो है वहां पर जो प्रभाव है वो पड़ा दिखाई पड़ता है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को माना है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। तो ये माना है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके, इंपोर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। जो आपका श्री वल्लभ है ये कृष्ण भक्ति का हो जाता है, हरिदासी है ये भी कृष्ण भक्ति का है और गोंडी संप्रदाय ये भी हो जाता है। लेकिन जो तत्व सुखी संप्रदाय है ये आपका इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? जो ओम जय जगदीश हरे जो आजकल आप मंदिरों में सुनते हैं सुबह सुबह 4 बजे, उसकी जो रचना है वो किसने की है? तो उसकी जो रचना करने वाले हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके यहाँ पर श्रद्धा राम फिलोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अद्वैतवाद के जो अनुसार आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको पूरा करना है कथन को। तो अद्वैतवाद के अनुसार
जीव और ब्रह्मा जो है एक ही माने जाते हैं। ठीक है, अद्वैत के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक माने जाते हैं और अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य माने जाते हैं अद्वैतवाद के जो है संस्थापक। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस विषय में है? तो ये जो उक्ति है ये मानी जाती है आपकी रहीम के विषय में। बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं। निरंजनी संप्रदाय के जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं हरिदास। बी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। सिद्ध कवि सराफा की रचना का नाम क्या है? जो सिद्ध कवि हैं सराफा, उनकी रचना का नाम, तो उनकी रचना का नाम हो जाता है दोहा कोश। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहीम चरु की बात करेंगे, ये हो जाती है आपकी स्वयंभू की। किसकी हो जाएगी? स्वयंभू की हो जाएगी। ठीक है, इसी के संदेश रासक की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान की हो जाएगी। प्राकृतक पेंगलम के रचनाकार माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं आपके लक्ष्मीधर। ठीक है, कौन माने जाएंगे? ये माने जाएंगे लक्ष्मीधर। ठीक है, तो सभी आपकी यहाँ पर हो जाती है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? चंदन बाला रास, तो ये हो जाती है आसगु की रचना। डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में जो लिखा जा रहा था वो लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अति रंजित वर्णन जो है यहाँ पर किया जा रहा था। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो इनका जो उद्देश्य है वो हो जाता है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। ये हो जाता है अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों का उद्देश्य। और चलिए देखते हैं आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बनने वाला है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा माना जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा इनमें से करेक्ट है। 125 टोटल क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको कराए हैं। ठीक है, आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कितना स्कोर आपका बन रहा है। और ये 6 दिसंबर में जो है आपका एग्जाम है, तो आपको जो है अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से कर लेना है। हमारे यहाँ पर जो है लगभग 9 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं और अभी लगभग 20 प्रैक्टिस सेट जो हम यहाँ पर आपको कराएंगे। ठीक है, आपको बने रहना है हमारे साथ में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। किसी तरह की राय देने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम जल्द से जल्द उस पर काम कर सके, जल्द से जल्द उसका सुधार कर सके। फिलहाल बात की गई है क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है 125, और इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो माना गया है यहाँ पर आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस माना गया है वीर रस। ठीक है, कौन सा माना गया है? वीर रस माना गया है। ठीक है, और इसी को देखते हुए जो आदिकाल है, आदिकाल को वीर गाथा काल की जो संज्ञा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है आपकी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा भी दी गई है। तो इस तरह से आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।